नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर। हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ा था। आपका ऐतिहासिक काल को हमने शुरू कर दिया था और हमने बताया था कि ऐतिहासिक काल क्या था, कि वह कालखंड जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उस काल में हम बात करें तो मनुष्य को सारी जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी थी, चाहे वो कृषि की हो या आपका पढ़ने की हो या आपके लिखने की हो। नॉर्मली अधिकांश चीज़ों को उस समय का व्यक्ति जान चुका था और हमने उसमें पढ़े थे कुछ स्रोत, और स्रोत में हमने जाना था अभिलेख और शिलालेख के बारे में, और हमने अशोक के कालसी शिलालेख को पढ़ा था अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ हमने रानी ईश्वरा के अभिलेख को भी पढ़ा था और कुछ हमने महत्वपूर्ण फैक्टों को भी उस टॉपिक में पढ़ा था। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्तराखंड में जो कुलिंद राजवंश चला था उसके बारे में। अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, सारे फैक्ट आपको बताऊंगा। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखाने वाला हूँ, और मैं हर बार की तरह इस बार भी कहता हूँ कि जब आप अपने नोट्स बनाएं तो उसमें किसी भी टॉपिक को ख़त्म होने के बाद में कुछ जगह छोड़ दें, क्योंकि कुछ नवीनतम क्वेश्चन इधर उधर की अन्य बुकों से मिलते रहते हैं, तो उन्हें वहाँ पे नोट कर लिया करें। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं कुषाण राजवंश की। तो हम बात करें कुषाण राजवंश के बारे में, तो इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था, तो कुलिंद राजवंश था। ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में हम पहले एक क्वेश्चन और बता दूं कि महाभारत के वन पर्व में इसे द्विज कहा गया है, या फिर कहीं कहीं द्विज श्रेष्ठ नाम मिलता है। कहीं द्विज मिलेगा और कहीं कहीं आपको द्विज श्रेष्ठ नाम मिलता है। तो ये पॉइंट है। उसके बाद में अब हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं कुलिंद राजवंश के बारे में। तो सबसे पहला समझिएगा कि किसी भी राजवंश का अगर हम इतिहास का अध्ययन करना हो तो हमें उसके लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत की जरूरत होती है, या किसी भी राजवंश की जानकारी के मुख्य रूप से दो स्रोत पाए जाते हैं। नंबर एक आपका साहित्यिक स्रोत होता है, और नंबर दूसरा कौन सा स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्य का मतलब कि कोई लिखित सामग्री में उस वंश का वर्णन हो, या कोई लिखित रूप में ऐसी बुकें हो या ऐसे ग्रंथ हो जिस ग्रंथ या बुक में उस राजवंश के बारे में या उस राजवंश के संबंधित राजाओं के बारे में वर्णन मिला हो, तो उन्हें कहा जाता है साहित्यिक स्रोत। दूसरे पॉइंट में अगर मैं बात करूं पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, तो ये ऐसे स्रोत होते हैं जो हमें जैसे आपका खुदाई में कुछ चीज़ें मिले, जैसे मैं कहा तो मुद्राएं मिले या अभिलेख मिले, तो इस प्रकार के सभी स्रोत हमारे पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कुलिंद राजवंश के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे और उन साहित्यिक स्रोतों से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिली, और साथ ही साथ हम जानेंगे कुलिंद राजवंश के पुरातात्विक स्रोत और उनसे हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारियाँ मिलती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये रहे आपके सामने। सबसे पहले आपका साहित्यिक स्रोत की मैं बात कर लूँ, कुलिंद वंश में जो साहित्यिक स्रोत मिले तो उसमें आपका रामायण मिला, महाभारत मिला, और आपकी पाणिनि जी की अष्टाध्यायी मिली, और आपके विष्णु पुराण, उसके और बाद में टोलमी का विवरण। यानी कि मैं कह दूं कि इन साहित्यिक स्रोतों में कुलिंद राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत की मैं बात कर लूँ तो अशोक का कालसी अभिलेख, आपका भरूत अभिलेख और मथुरा का अभिलेख, और कुछ इस राजवंश से मिले हुए सिक्कों से हम आपके कुलिंद वंश के पुरातात्विक जानकारी या पुरातात्विक इन स्रोतों से हम कुलिंद राजवंश की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो चलिएगा फिर से पुनः अपने पहले पॉइंट पर आते हैं जो कि हमारा साहित्यिक स्रोत है, और सबसे पहले हमारा रामायण है। अगर हम रामायण की बात करें तो एक महाकाव्य है, और इस रामायण से हमें एक जानकारी मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि महाभारत अनेक खंडों में है, जैसे आपका वन पर्व भी एक खंड है, उसी प्रकार से हमारी रामायण भी कई भागों में टुकड़ियों में बटी हुई है, और उस रामायण में ही एक किष्किंधा कांड है। उस रामायण के एक भाग का नाम है किष्किंधा कांड,
और इस किष्किंधा कांड में जानकारी मिलती है कुलिंद राजवंश की। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये कुलिंद वंश के लिए ही कहा गया, लेकिन फिर भी कहा ऐसा जाता है कि इस आपका किष्किंधा कांड में कहीं ना कहीं कुलिंद राजवंश का वर्णन मिला है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो आपका किष्किंधा जगह है, आपने रामायण में देखा होगा, जो आपके सुग्रीव जी थे, वाली के भाई या वाली की जो नगरी थी उसे किष्किंधा कहा गया है। और वर्तमान में किष्किंधा आपका विजयनगर साम्राज्य किष्किंधा में था, और वर्तमान में कर्नाटका की एरिया क्या है, किष्किंधा थी कभी पहले या रामायण काल में। तो रामायण का एक कांड है किष्किंधा कांड, उस किष्किंधा कांड में हमें कुलिंद राजवंश की जानकारी मिलती है। दूसरा भाग हमारा है महाभारत। अगर मैं महाभारत की बात कर लूँ तो वो एक शब्द बार बार उत्तराखंड के इतिहास में आपको सुनने को मिलेगा, महाभारत का वन पर्व। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि महाभारत 18 खंडों में विभक्त है और उसी में से एक खंड है वन पर्व। और इस वन पर्व में जानकारी आपको मिलेगी, जैसे आपका अज्ञातवास किया था आपके पांडवों ने, आपका वनों में जब रहे थे पांडव, और बहुत सारी उस समय की घटनाएं जब पांडव वन में रहे थे, वो सारी घटनाएं जो घटी थी उन सभी का वर्णन आपको महाभारत के वन पर्व में मिलता है। तो अगर मैं और बात करूं इस वन पर्व के, महाभारत के वन पर्व से आपको जानकारी मिलेगी कि उत्तराखंड के एक राजा थे कुलिंद राजा, उनका नाम था सुबाहु। तो उन सुबाहु की जानकारी आपको वन पर्व में मिलती है। या मैं सिंपल सा ये कह दूं कि कुलिंद राजा सुबाहु की जानकारी महाभारत के किस पर्व में मिलेगी, तो वन पर्व में मिलती है। उसके साथ ही साथ सुबाहु के पुत्र थे राजा विराट, सुबाहु जी के पुत्र थे राजा विराट, और उन राजा विराट की एक पुत्री थी जिनका नाम था उत्तरा। सुबाहु जो राजा थे उनके पुत्र थे विराट, और विराट की पुत्री जो उत्तरा थी, तो इन उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। फिर से समझिएगा, एक राजा थे कुलिंद राजा जिनका नाम था सुबाहु, उनका उल्लेख मिलता है महाभारत के वन पर्व में। और सुबाहु के पुत्र थे राजा विराट, और राजा विराट की पुत्री थी उत्तरा, और इन उत्तरा का विवाह आपके अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। और कहा यह भी जाता है कि इन्हीं उत्तरा के कारण हमारे राज्य का नाम भी उत्तराखंड पड़ा था। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जानकारियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये था महाभारत से। उसके बाद में हम बात करें, कुछ जानकारियाँ हमें अष्टाध्याय से भी मिलती है और हमें कुछ जानकारियाँ विष्णु पुराण से भी मिली है। और आपके जो टॉलमी जी हैं जिन्होंने भारत का भूगोल लिखा, इन्होंने भी कुछ जानकारी दी है आपके उत्तराखंड के कुलिंद राजवंश से। और इन्होंने कहा है कि कुलिंद राजा यमुना नदी में रहते थे, यमुना नदी के तटीय भागों पर निवास करते थे। उसके बाद आपके महाभारत के वन पर्व में एक शब्द और मिलता है आपको, द्विज शब्द, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि महाभारत के वन पर्व में ही द्विज कहा गया है आपके कुषाणों को, कुलिंदों को, और साथ ही साथ में पेशाद, अम्बष्ट और वर्बर के नाम से भी इन्हें जाना गया है। तो इतना क्लियर है, आपको साहित्यिक स्रोत समझ में आए होंगे कि कुलिंद राजवंश के साहित्यिक स्रोत या कुलिंद राजवंश का उल्लेख जिन जिन साहित्यिक स्रोतों में था, किस प्रकार से था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोतों में कि निम्न पुरातात्विक स्रोतों से कुलिंद राजवंश की क्या क्या जानकारियाँ मिली है। तो सबसे मुख्य पुरातात्विक जो स्रोत मिलेगा वह है आपका अशोक का कालसी शिलालेख मिलता है। अगर मैं अशोक महान के कालसी शिलालेख की बात कर लूँ तो इससे ही जानकारी मिलती है कि कुलिंद राजा मौर्यों के अधीन थे, क्योंकि आपके जो राजा अशोक हुए हैं वे मौर्य वंश से संबंधित थे, और ये कुलिंद भी किसके अधीन थे, राजा अशोक के अधीन थे। तो इस प्रकार से कहा गया है कि कुलिंद राजा आपके मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश के अधीन थे, यानी कि मौर्य वंश के अंडर में वो रहते थे। उसके बाद में अशोक के कालसी शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, और यहाँ के जो रहने वाले व्यक्ति थे उन्हें पुलिंद कहा गया है।
कुछ इतिहासकार पुलिंद को ही कुलिंद के रूप में मानते हैं या जानते हैं। उसके बाद में आपके भरूच अभिलेख से या 4 उल्लेख मिले हैं और आपका मथुरा से भी एक उल्लेख ऐसा मिला है जो कुलिंद राजवंश के बारे में है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, सिंपल मैंने लिख दिया है। अगर एग्जाम में आ जाए कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्रोत से कुलिंद राजवंश की जानकारी नहीं मिलती है, अगर आपको 3 ऑप्शन में हो और एक कुछ अन्य हो तो अन्य आपको लगाना है कि वहाँ से नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आपको जानकारी मिल रही है कुलिंद राजवंश की। उसके बाद में 4वां पॉइंट करते हैं। 4वां जो भाग है वह है क्या है आपका सिक्के हैं, यानी कि सिक्कों से अगर मैं बात कर लूँ तो जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई है कुलिंद राजवंश की तो वो सिक्कों से ही हुई है। और आपके कुलिंद राजवंश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिक्के मिले हैं। नंबर 1 अमोघभूति सिक्के, जो कि आपके अमोघभूति राजा के समय में मिले थे, जो कि सबसे शक्तिशाली राजा भी बताया गया कुलिंद राजवंश का। उसके बाद में दूसरे आपके सिक्के जो हैं वो अल्मोड़ा प्रकार के मिले हैं। इन्हीं अल्मोड़ा के प्रकार का सिक्का इसलिए कहा गया क्योंकि ये सभी मुद्राएं अल्मोड़ा से प्राप्त हुई थी। और तृतीय प्राप्त के जो सिक्के थे वे आपके छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के थे। तो हम सिक्कों को थोड़ा थियोरटिकल में पढ़ेंगे अच्छे से, उनके एक एक फैक्ट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत डीप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और मैं इसलिए डीपली पढ़ा रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में जाकर मिस ना हो। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। तो हम थोड़ा अच्छे से थ्योरेटिकल में से पढ़ लेते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इतना आपको समझाया है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में हम थोड़ी बात कर लें इसके क्षेत्र के बारे में। तो कुलिंद राजवंश का जो क्षेत्र था वह उत्तर में मुंजवत पर्वत तक फैला हुआ था और आपके पश्चिम में सतलज नदी तक, पूर्व में काली नदी तक और दक्षिण में बेहट एक स्थान है जो कि सहारनपुर का है। यहाँ तक इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात कर लें तो प्राचीन ग्रंथों में मुंजवत पर्वत यानी कि हिमालय को ही मुंजवत पर्वत के नाम से जाना गया है। तो सिंपल सा याद रख लेना स्ट्रक्चर बना के कि आपका पश्चिम में सतलज, पूर्व में काली, दक्षिण में बेहट और आपका उत्तर में मुंजवत पर्वत तक कुलिंद राजवंश का विस्तार था। उसके बाद में हम थोड़ी परिचय की बात करेंगे कि क्या कौन थे, कहाँ से आए थे ये। तो हम बात करें कि कुलिंद वास्तव में कौन थे, तो आपको पता होगा कि भारत में आर्य आए थे मध्य एशिया से। वैसे अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कहा है कि कुछ ने कहा है कि ये तिब्बत के निवासी थे, कुछ ने कहा उत्तरी ध्रुव के निवासी थे आर्य, कुछ ने कहा, या मैक्स मूलर की मैं बात करूं जिन्होंने बताया है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, जो सबसे प्रमाणित कथन भी माना जाता है। तो उन आर्यों की ही एक शाखा थी कुलिंद, जो इधर अपने उत्तराखंड क्षेत्र में रहकर वसने लगी थी। उसके बाद दूसरा जो मत है वह डॉक्टर कनिंघम का है। तो डॉक्टर कनिंघम के अनुसार, एक पुरातात्विकविद रहे हैं डॉक्टर कनिंघम, तो इन्होंने कहा है कि जो आपके कुलिंद थे वे कांगड़ा, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा घाटी, और कांगड़ा घाटी के कुनैतों से संबंधित थे। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र का एक समुदाय है कुनैत, उनसे संबंधित थे कुलिंद। ये मत आपका रहा है डॉक्टर कनिंघम का। तो किस भी प्रकार से मालूम कर ले, क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर कनिंघम के अनुसार कुलिंद किस समुदाय से संबंधित थे, तो आपके आर्यों से, कुनैत से, तो आपको क्या लगाना है कुनैत से, और नॉर्मल अगर आएगा तो आर्यों से संबंधित थे। अगर मैं समय की बात करूं तो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। लेकिन अगर समय की बात करूं तो एग्जाम में समय से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास का अगर मैं बात कर लूँ तो समय अलग अलग तरीके से है, किसी भी बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है एग्जैक्ट समय ये रहा होगा। तो इसलिए वैसे वास्तव में अगर हम 1000 की बात करें तो याद है ऐतिहासिक काल में पहुंच जाता है, तो इसलिए समय पर ना जाए, वो एक अलग फैक्ट है। ये एग्जाम में मुश्किल से ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में मैं राजधानियों की बात कर लूँ तो समय समय पर राजधानियाँ बदलती रही हैं आपकी कुलिंद राजवंश की। वैसे कुछ बुक्स में श्रीनगर को भी बताया गया है कि राजा सुबाहु के समय में श्रीनगर राजधानी थी, लेकिन कुछ बुक में कहा गया है कि कुलिंदों की पहली राजधानी कालकूट यानी कि कालसी, और दूसरी शत्रुघ्न नगर, और तीसरी बेहट राजधानी रही है। तो ये मुख्य 3 पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि कुलिंदों की दूसरी राजधानी क्या थी, तो शत्रुघ्न नगर वहाँ पर एग्जाम में सही किया गया था।
तो ये राजधानी आपकी रही है, समय समय पर राजधानी बदली है, क्योंकि भारत में भी समय समय पर राजनीतिक सत्ता बदलती रही है, जिस कारण आपके इसका प्रभाव उत्तराखंड के क्षेत्रों पर भी काफ़ी पड़ा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ थोड़ा। ये मैंने यहाँ पर चरण लिखे हैं आपके कि कुलिंद जो राजवंश था उसके चरण किस प्रकार से चले। तो मुख्य रूप से कुलिंद राजवंश के जो आपको चरण देखने को मिलेंगे वे आपको 3 चरण देखने को मिलेंगे। नंबर 1 प्रथम चरण जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलता है, और इसमें आपको उल्लेख मिलेगा राजा सुबाहु और राजा विराट का। अगर मैं दूसरे चरण की बात करूं तो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक ये चरण चला। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो इस समय आपका केंद्रीय सत्ता के प्रारंभ हो चुका था, यानी कि आपका मगध में मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से। तो और पूर्ण रूप से सत्ता इनके हाथों में थी और इस प्रकार से सब इनके अंडर में ही थे। तो इस प्रकार से इस समय में कुलिंद राजवंश की कोई बहुमूल्य या कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें स्रोत या महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, तो इसलिए इसको यहीं क्लोज कर दें, कुछ खास नहीं है। तीसरा चरण जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण रहा है आपके कुलिंद राजवंश का, और इसके जो मुख्य राजा है यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि विषदेव, अंग्रराज, अग्रराज, आपका धनभूति, ब्रह्मभूति, अमोघभूति, छत्रेश्वर, भानु और रावण। हालांकि अन्य भी राजा रहे, लेकिन मैंने मुख्य को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और इसमें भी जो सबसे आपके मुख्य रहे हैं वे आपके अमोघभूति जी रहे हैं। तो इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण राजा आपके रहे हैं वे अमोघभूति जी रहे हैं। कुलिंद राजवंश के सबसे शक्तिशाली राजा अमोघभूति को कहा जाता है, और इनके कार्यकाल में इनकी मुद्राएं भी मिली हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से मिली थी, तो उनका वर्णन भी हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चरण भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण फैक्टों की तरफ। कुलिंद राजवंश के जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो ये हैं आपके सामने कुलिंद के समय के सिक्के, जिनसे सबसे अच्छी जानकारी मिली है हमें कुलिंद राजवंश की। तो कुलिंद राजाओं के समय के जो सिक्के थे वे, सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि क्षेत्र कौन कौन सा था, तो देहरादून, अल्मोड़ा, सुमाड़ी, सुनेत, वेहट, घत्यूड़, अठूड़, इन क्षेत्रों से अल्मोड़ा या आपके कुलिंदों की मुद्राएं मिली है या सिक्के मिले हैं। देहरादून, अल्मोड़ा, सुमाड़ी आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ेगा, सुनेत आपका लुधियाना में पड़ेगा, और वेहट आपका सहारनपुर का क्षेत्र है, धत्यूड़ और अठूट आपका टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से कुलिंदों के समय में सिक्के या मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगर मैं बात करूँ सिक्कों का अध्ययन, तो न्यूमेस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ये पॉइंट आपका जीएस लेवल का है, तो ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इन सिक्कों से हमें जानकारी क्या मिलेगी। तो इन सिक्कों से हमें कुलिंदों के सामाजिक या राजनीतिक जानकारियाँ मिलती है, और कुलिंदों की आर्थिक जानकारी मिलेगी कि उस समय कुलिंदों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, और साथ ही साथ हमें जानकारी मिलेगी कुलिंदों की धार्मिक स्थिति की कि उस समय कुलिंदों की धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो अब देखते हैं कुलिंद राजवंश के सिक्के और कौन कौन से वहाँ के महत्वपूर्ण पहलू है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक कुलिंदों के सिक्कों के प्रकार हैं। नंबर 1 अमोघभूति प्रकार के मिले हैं। अब इसका नाम अमोघभूति प्रकार क्यों पड़ा, क्योंकि ये सारे सिक्के राजा अमोघभूति के समय के सिक्के थे, इस कारण इन सिक्कों का नाम अमोघभूति प्रकार के सिक्के पड़ा। दूसरे प्रकार के जो सिक्के थे वे अल्मोड़ा के थे, यानी कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, क्योंकि ये सभी सिक्के अल्मोड़ा से मिले, इस कारण इन्हें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के हमारे छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं, और इसमें 2 कथाएं हैं। नंबर 1 कहते हैं कि इन सिक्कों की जो बनावट थी वह छतरी के समान थी, और कुछ का कहना यह है कि इस समय जो राजा थे छत्रेश्वर राजा, उनके समय में ये सिक्के चलाए गए थे, इस कारण इनका नाम छत्रेश्वर पड़ा। चलिए अब स्टार्टिंग से एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं अमोघभूति सिक्कों पर। तो इन सिक्कों पे जो लिखा गया था तो वह लिपि आपकी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आएगा कि अमोघभूति सिक्कों की लिपि कौन सी थी, तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि।
उसके बाद में अगर मैं धातु की बात कर लूँ तो चांदी और तांबा धातु के बने हुए थे। और अगर मैं चित्र की बात कर लूँ तो इसमें नारी, मृग, चक्र और नाग का चित्र देखने को मिला है, और साथ ही साथ स्वास्तिक का भी चित्र देखने को मिलता है। अगर मैं स्वास्तिक की बात कर लूँ तो हिटलर की सेना जो थी उसमें भी स्वास्तिक चित्र देखने को मिला, और आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी आपको स्वास्तिक चित्र देखने को मिला है। तो मुख्य रूप से नारी, मृग, चक्र, नाग और स्वास्तिक का चित्र मिलता है। और इसमें भी इन सिक्कों के अग्रभाग पर देवी और मृग का चित्र देखने को मिला है। अब नारी बोल दो या देवी बोल दो तो थोड़ा एक जैसे ही आ जाता है। तो क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि अमोघ भूति के जो सिक्के थे या अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों में अग्रभाग पर किस चित्र का अंकन था। तो ऑप्शन में होगा आपके नाग चक्र का, नाग मृग का, या आपका मृग देवी का। तो आपको आंसर लगाना है मृग और देवी का। तो उम्मीद करता हूँ अमोघ भूति प्रकार के सिक्के आपको समझ आए होंगे। और अगर जैसे इसमें भी आपको डाउट हो, जैसे लिपि, जैसे आपका ब्राह्मी लिपि है ना, आप हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि में, तो खरोष्टी भी एक प्रकार से लिपि है। अगला हमारा जो प्रकार की है वो अल्मोड़ा प्रकार की है। अगर मैं इसमें धातु की बात करूं तो ये तांबे धातु के थे। अगर मैं लिपि की बात कर लूं तो ब्राह्मी लिपि के थे। अगर इसी प्रकार से मैं छत्रेश्वर की बात करूं तो ये तांबे और ब्राह्मी लिपि के थे। तो अगर मैं बात कर लूं अल्मोड़ा और छत्रेश्वर मुद्राओं में समानता है धातु के इनके और इनके लिपियों में। और अगर मैं बात कर लूँ अमोघ भूति के तो वहाँ पर 2 लिपि रही है और 2 ही धातु रही है। और अल्मोड़ा और छत्रेश्वर में एक ही धातु रही है और एक ही क्या रही है, लिपि। तो उम्मीद है ये आपने समझ लिया होगा। अब मैं अल्मोड़ा से बात करूँ तो यहाँ पर चित्र क्या मिले हैं, तो आपका कुबड़ वाला बैल, नंदी और बेदी के चित्र मिले हैं आपके अल्मोड़ा के मुद्राओं से। और आपका कुबड़ वाला सांड आपका सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ से इस जगह में कत्यूरी घाटी थी, उस कत्यूरी घाटी से 54 मुद्राएं मिली है। क्या मैं ये कह दूं कि मुख्य रूप से अल्मोड़ा मुद्राओं की कितनी मुद्राएं अभी तक मिल चुकी हैं, 54 मुद्रा। और अभी भी 4 मुद्रा इस काल की ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। क्वेश्चन बनेगा कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं वर्तमान में किस विदेश संग्रहालय में सुरक्षित है, रसिया के संग्रहालय, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटिश संग्रहालय में। तो ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी 4 मुद्राएं स्थित हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की। अगला प्रकार है हमारा छत्रेश्वर प्रकार। और अगर मैं छत्रेश्वर प्रकार की बात कर लूँ तो इसमें धातु तांबा है, लिपि ब्राह्मी है, और जो चित्रों का अंकन है इसमें तो वो आपका भगवान शिव और आपके वृक्ष और भगवान परशु, मृग और नाग, इन सभी का चित्र देखने को मिलता है। और अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे इस शैव, भगवान शैव का नाम आपको कहीं जगह देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ से हम ये भी जान सकते हैं कि जो कुलिंद थे इनका धर्म शैव धर्म था। और एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि कुलिंद राजाओं का धर्म क्या था, शैव धर्म। और कुछ बौद्ध धर्म के भी साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। कैसा आपको लगता है तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो पे कमेंट्स कर दिया करें। और वैसे मैं आज की ये वीडियो ज़रूर पब्लिक करने वाला हूँ जिससे सब इसको देख लें अच्छे से कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। और जल्दी हम नए बैच और स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया। उसके बाद में जो मैंने आपको मुंह से बोल के बताया, तो कुछ हमारे जो न्यू स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उन्हें भी बहुत ईजी क्वेश्चन के बारे में भी पता नहीं होता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है और हम उनको गलत कर देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु लिख रखे हैं जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुलिंद किसके अधीन थे? तो आपके मौर्यों के अधीन थे सबसे पहले प्रारंभ में कुलिंद। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कुलिंदों के, तो बीच में अमोघ भूति जी की हत्या के बाद जब अमोघ भूति जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उत्तराखंड में शकों का आधिपत्य हो जाता है। शकों के बाद में कुषाण आ जाते हैं, कुषाण के बाद में कृतपुर राज्य आता है। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो मोखरी वंश आता है, हर्षवर्धन आता है। तो इस प्रकार से कार्यकाल चला था। लेकिन जिस समय कुलिंदों का प्रारंभ था उस समय ये मौर्यों के अधीन रहे थे। अगला पॉइंट है कुलिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक। तो अमोघ भूति कुलिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक रहा था। और अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमोघ भूति की मुद्रा में प्राकृत भाषा में
राग कुलिंदस अमोघ भूति महरजस्य लिखा हुआ मिला है, और किस भाषा अलग है और लिपि अलग है, तो प्राकृत भाषा में मिला है। राग्य कुलिंदस अमोघ भूति महरजस अंकित था इसकी मुद्राओं के ऊपर। क्वेश्चन आ सकता है किस भाषा में था, तो प्राकृत भाषा में था। और हमारा 4वां पॉइंट है, कुलिंदों के अधिष्ठाता देव कौन थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके छत्रेश्वर जो थे वे कुलिंदों के अधिष्ठाता देव रहे थे। अगला पॉइंट है, कुलिंदों का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो महाभारत एवं अष्टाध्यायी में सर्वाधिक उल्लेख आपको देखने को मिलेगा कुलिंदों का। अगला पॉइंट है हमारा, महाभारत में कुलिंदों को किस नाम से जाना गया है, तो महाभारत में कुलिंदों को द्विज के नाम से जाना गया है, और कहीं कहीं द्विज श्रेष्ठ भी देखने को मिल जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, कुलिंदों के समकालीन कौन थे, यानी कि जिस समय इनका शासन था तो इनके आसपास के क्षेत्रों में किनका या कौन गणराज्य थे, तो योद्धे एवं योदुम्बर गणराज्य कुषाणों के समकालीन थे, और कुषाण लोग आपके भगवान शिव जी के अनुयायी थे। तो ये था हमारा आज का पॉइंट। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, और हमारे पेड कोर्स के बारे में एक बार ज़रूर जानकारी लें, क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इतना डीप आपको पढ़ा दूंगा कि कोई भी एग्ज़ाम आपसे बच के नहीं जाने वाला, अगर आप मन लगा के और दिल लगा के पढ़ाई करोगे और मेरे साथ नोट्स अच्छे से बनाओगे और डेली टेस्ट में भाग लोगे। क्योंकि हम टॉपिक क्लियर कराने के बाद में टेस्ट उसका लेते हैं अच्छे तरीके से, और PDF भी आपको हम देते हैं। तो एक बार हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 96273137 और 67 पर जानकारी जरूर